प्लेटो के ही शिक्षा योजना को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पृष्ठभूमि से। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने प्लेटो के शिक्षा योजना के मूल प्रयोजन और महत्व के बारे में अवगत कराने का प्रयत्न किया है। यहाँ एक निवेदन यह भी है कि हमने कभी आपसे विगत इतनों दिनों से कार्य करते हुए नहीं कहा है कि आप हमारे विषय वस्तु को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इत्यादि चीज़ें। अपने कुछ पूर्व के शिक्षार्थियों के बच्चों के अनुरोध पर हमने थोड़ा सा ये कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें हमारा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं छिपा हुआ है, किंतु आपसे निवेदन इतना ज़रूर है कि यदि कार्य किया जा रहा है, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कार्य करें, मेहनत करें, तो आपका से भी अपेक्षा है कि आप चीज़ों को पूरा देखें। लाइक करें ना करें वो सब आपकी समस्याएं हैं। आपको पसंद आती है लाइक करें, ना पसंद आती है ना लाइक करें, डिसलाइक करें, ये सब आपकी समस्याएं हैं। ये आपका अपना अधिकार है, किंतु पूरा देखें ज़रूर, क्योंकि जब यहाँ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो यदि आप उस विषय वस्तु का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है कार्य करने का, कोई मतलब नहीं है। चलिए आते हैं पृष्ठभूमि पर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्लेटो के समय में विद्यमान शिक्षा पद्धति। प्लेटो के समय में एथेंस में राजनीति के दो महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे यूनान में, एथेंस और स्पार्टा। यानी एथेंस और स्पार्टा यूनान में राजनीति के उस समय दो महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति दोनों से पहले हम लोग अवगत हो लें, तत्पश्चात हम लोग देखेंगे कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत किया उसके पीछे मूल मंतव्य क्या था, उस समय की पृष्ठभूमि उसके लिए कितना अधिक उत्तरदायी थी। एथेंस की शिक्षा पद्धति की हम बात करें तो एथेंस की शिक्षा पद्धति में बौद्धिक पक्ष पर बल दिया गया। यानी वहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, या जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी वह व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष पर केंद्रित थी। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में आएंगे तो यह व्यक्ति के शारीरिक पक्ष को ज़्यादा केंद्रित किए हुए थी। यहाँ जो शिक्षा का मूल प्रयोजन था वह व्यक्ति का हिष्ट पुष्ट और शारीरिक तौर पर विकास करना था। यहाँ एथेंस की शिक्षा व्यवस्था सोफिस्ट शिक्षा थी, जिसका प्लेटो प्रखर आलोचक थे। सोफिस्ट शिक्षा का आशय है जो कि वर्तमान में हमारे यहाँ आज बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए तो लोकप्रिय शिक्षा बन चुकी है। अब कितनी लोकप्रिय है, कितनी बर्बर है, समाज जाने और जान भी रहा है। किंतु आपको समझाने के लिए, जिसको आप यहाँ कोचिंग गुरु के नाम से जानते हैं कि गुरु जी 1000 रुपया, 1500 रुपया, 1200 रुपया, 500 रुपया जैसी उनकी अपनी व्यावसायिक लेन देन बने, उस पर आपके घर आते हैं और घर आके 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, उस आधार पर अपना कार्य करते हैं। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था सोफिस्ट शिक्षा में भी हुआ करती थी। घर घर जाके शिक्षा देने का प्रचलन हुआ करता था, जबकि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य नियंत्रित थी, जिस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हुआ करता था। वहाँ निजी शिक्षा का अभाव था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिपरक थी। यानी एथेंस की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था, केंद्र बिंदु था एथेंस की शिक्षा में, वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए। व्यक्तिपरक होने के साथ साथ यह भी था कि वह केवल और केवल व्यक्ति को प्रधान मान के चल रही थी। व्यक्तिवाद की तरफ उसका झुकाव था। समाज के प्रति व्यक्ति का कोई दायित्व उसमें नहीं सिखाया जाता था। उसमें दिखाया जाता था कि कैसे व्यक्ति अपने हितों की प्राप्ति करे, अपने हितों की सिद्धि करे। समाज के प्रति
एथेंस की शिक्षा में कि व्यक्ति का समाज के प्रति क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, इस पर कोई बल नहीं दिया जाता था। जबकि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति के बजाय समष्टि केंद्रित थी। यहाँ जो है व्यक्ति का जीवन समाज व राज्य हेतु पूर्णतः समर्पित था। और यहाँ इसकी एक समस्या यह थी कि यहाँ इतना ज़्यादा समाज केंद्रित जो है व्यक्ति को कर दिया गया था कि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ही समाज के लिए न्यौछावर कर दिया गया और व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में थी। इसका एक दुष्परिणाम यह था कि यह अत्यंत खर्चीली थी। आज भी हम देख रहे हैं अपने यहाँ सामान्य जन हेतु शिक्षा तक पहुंच संभव नहीं था। वर्तमान में ही देख लीजिए तो कोटा जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, यानी कि कोचिंग आज के लिए अनिवार्य हो चुकी है। जो हमारे यहाँ सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे योग्यता तो है, लेकिन आक्रमणता ने उस योग्यता को कुंठित कर रखा है, धूमिल कर रखा है। और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में देखें तो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था मूलतः राज्य केंद्रित जो है राज्य के नियंत्रण में थी। पहले हमने बताया पूर्णतः राज्य नियंत्रित। स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखें तो अनिवार्य फैन शिक्षा का प्रावधान था और साथ ही साथ यह स्त्री व पुरुष दोनों के लिए यहाँ समान शिक्षा का प्रावधान किया गया था। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था में राज्य व समाज के बजाय परिवार के प्रति अधिक दायित्व पर बल दिया जाता था, यानी राज्य और समाज के बजाय परिवार केंद्रित थी। एथेंस की शिक्षा एक प्रकार से देखें तो थोड़ा व्यावसायिक किस्म की लगती है कि कैसे व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करे, कैसे अपने जो है हितों की सिद्धि प्राप्त करे, इन समस्त बिंदुओं को जो है समाहित किए हुए थी। जबकि जो स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था थी, मैंने पहले ही बताया कि वह समष्टि पर ध्यान देने वाली थी। स्पार्टा में कीमती धातुओं जैसे कि स्वर्ण, चांदी और भी जो रत्न हैं उनके रखने पर पूर्णतः प्रतिबंध था और साथ ही साथ वहाँ लौह मुद्रा का प्रचलन था, जिससे कि समाज में धन लोलुपता को प्रतिबंधित किया जा सके। अब प्लेटो के लिए किसी भी प्रकार की शिक्षा योजना को लाने से पूर्व आवश्यक था कि इस पर एक नीरछीर विवेक का परिचय दिया जाए। यहाँ प्लेटो ने दोनों ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं की आलोचना किया है। प्लेटो द्वारा दोनों के शिक्षा व्यवस्था में दोनों ही शिक्षाओं का आदर्श समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है और एथेंस से व्यक्ति के बौद्धिक पक्ष को उन्होंने ग्रहण किया, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को प्राप्त किया जा सके, और स्पार्टा से उन्होंने शारीरिक पक्ष को ग्रहण किया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो यहाँ पे एथेंस से बौद्धिक पक्ष को उन्होंने अंगीकार किया और स्पार्टा से शारीरिक पक्ष को अंगीकार किया। एक प्रकार से हम कहें यदि एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को हम ईंधन मान लें और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को इंजन मान लें तो दोनों की ही आवश्यकता थी। कितना भी अच्छा ईंधन हो, यदि इंजन ही अपने आप में दूषित होगा, वह ही जो है कार्य करना बंद कर दे, तो ईंधन से हम केवल कार्य नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी बढ़िया भोजन अच्छा करें, किंतु यदि हमारे शरीर के जो पार्ट हैं, जो अंग हैं, वो अच्छे से कार्य न करें तो उस भोजन का हमारे शरीर में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, उसका कोई लाभ हमारे शरीर को नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार इंजन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसमें दूषित ईंधन हम डालेंगे तो वह इंजन भी बहुत दिन तक अपना कार्य सुव्यवस्थित तौर पर नहीं कर पाएगा। शरीर हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हम दूषित भोजन उसमें करेंगे, उसको दूषित भोजन पहुंचाएंगे अपने शरीर के अंगों प्रत्यंगों को, तो वह धीरे धीरे विकृत और नष्ट होते चले जाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार की सोच प्लेटो की थी, कुछ इसी प्रकार का जो है मंतव्य प्लेटो का था कि भैया यहाँ से जो एथेंस की शिक्षा व्यवस्था के दूषित पक्ष हैं इसको अलग किया जाए, स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था के जो दूषित पक्ष हैं उसको अलग किया जाए, और दोनों ही शिक्षा व्यवस्थाओं में जो उनके आदर्श हैं उन आदर्शों को का किस प्रकार से समन्वय किया जाए जिससे एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।
अब हम आते हैं प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था संबंधी उद्देश्य पर कि उनका शिक्षा संबंधी मूल उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उद्देश्य के अंतर्गत। तो पहला था व्यक्ति द्वारा पूर्णत्व की प्राप्ति। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का जो प्रथम मूल उद्देश्य है वह यह था कि कैसे व्यक्ति अपने पूर्णत्व को प्राप्त करे, कैसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव हो। अब सर्वांगीण विकास में क्या आ जाता है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास इत्यादि। यानी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का मूल प्रयोजन था कि व्यक्ति को कैसे पूर्णत्व की तरफ ले जाया जाए, कैसे व्यक्ति के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा है आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो के रिपब्लिक का मूल उद्देश्य ही था कि कैसे एक आदर्श राज्य का निर्माण किया जाए। जब प्लेटो राजनीति विज्ञान पर जो है बात कर रहे हैं तो राज्य का निर्माण ही उनका मूल उद्देश्य था, मूल ध्येय था, कैसे एक आदर्श राज्य, एक आदर्श समाज की स्थापना किया जाए। तो यहाँ एक नैतिक सदाचार युक्त विवेकवान शासक की प्राप्ति ही शिक्षा का मूल उद्देश्य था। यानी एक ऐसी प्रकार की शिक्षा हो जिससे हम समाज में सदाचार, नैतिकता और साथ ही साथ जब वह आदर्श शासक की बात करते हैं तो आदर्श शासक के प्राप्ति हेतु शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। वो पहले ही कहते हैं कि समाज में जो 3 गुण हैं उन 3 गुणों में जिसके जिसके अंदर प्रधानता हो उस अनुरूप वो कार्य करे। लेकिन प्रधानता के साथ साथ उन गुणों को निखारने के लिए शिक्षा ही एकमात्र सबसे बेहतर डिटर्जेंट पाउडर है, सबसे बेहतर वॉशिंग पाउडर है। फिर वो कहते हैं शारीरिक व मानसिक दोनों पक्षों पर सम्यक बल। तीसरा उनका मूलभूत उद्देश्य था कि जो शिक्षा हो वह न केवल व्यक्ति के शारीरिक पक्ष का सर्वांगीण विकास करे अपितु मानसिक पक्ष दोनों का विकास हो। शरीर और मन, शरीर और आत्मा दोनों के लिए कल्याणकारी हो। तो इस पर जैसे कहा भी करते थे विवेकानंद जी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और एक प्रकार से इसी को हम उलट दें तो सद्गुणी मस्तिष्क में ही सद्गुणी शरीर का स्वस्थ शरीर का विकास हो सकता है। सद्गुणी मस्तिष्क में ही, स्वस्थ मस्तिष्क में ही सद्गुण युक्त समाज का निर्माण हो सकता है। तत्पश्चात अगला है नैतिक पक्ष पर विशेष बल। प्लेटो के शिक्षा का मूल प्रयोजन केवल व्यावसायिक शिक्षा ना होकर के वह नैतिकता केंद्रित था। प्लेटो के गुरु जैसा कहा करते थे, सुकरात का शिक्षा के संदर्भ में मूल एक सुप्रसिद्ध कथन था कि सद्गुण ही ज्ञान है। तो यहाँ आचरण ही शरीर का ईंधन व इंजन है। जैसा हमारा आचरण होगा तद अनुरूप हमारा मस्तिष्क होगा, तद अनुरूप हमारी सोच होगी, तद अनुरूप हमारा विवेक होगा और जैसी हमारी सोच होगी वैसे हमारी कर्म होंगे, कृत्य होंगे। यदि हम सुकृत्य करना चाहते हैं तो उत्तम सोच होना चाहिए हमारे अंदर। यदि हमारी उत्तम सोच होगी तो हम सुकृत्य की तरफ जाएंगे। यदि हम दूषित सोच को लेकर चलेंगे तो शरीर भी हमारा दुष्कृत्य की तरफ ही आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यह लौकिक व पारलौकिक दोनों हितों की सिद्धि। प्लेटो की शिक्षा योजना का मूल प्रयोजन केवल व्यावसायिक विकास तक संभव ना होकर के केवल नौकरी और ठेके प्राप्त करने तक जो है सीमित ना होकर के इनका मूल प्रयोजन था कि भैया व्यक्ति का कैसे यह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही सिद्धियों को प्राप्त किया जाए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर केवल नौकरी प्राप्त करना व्यक्ति का मूल ध्येय नहीं है। व्यक्ति एक सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर को भी धारण करता है और स्थूल शरीर के साथ साथ उसके सूक्ष्म शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के स्थूल शरीर के मूल आवश्यकता भोजन, कपड़ा, मकान, आवास है, उसी प्रकार उसके सूक्ष्म शरीर की भी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को स्व की अनुभूति कराए कि आखिर आप हैं क्या, आपकी प्रकृति क्या है, आपकी रचना क्यों हुई है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो परम ज्ञान वह सत्य का साक्षात्कार कराए। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना से संबंधित दूसरे लेक्चर के साथ
हम इस विषय वस्तु को यहीं विराम देंगे। आगे के कम से कम 2 लेक्चर के माध्यम से हम इसको संपन्न करने का, संपादित करने का प्रयत्न, संपन्न करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। धन्यवाद।